शील समाधि होय रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती की धरती में कण कण में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। अरहंता ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो उज्जायाय, ओम ह्रीं नमो लोए सब साहूण, ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासणो, मंगलाणंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी के रूप में योगा डांस स्टूडियो भी कोल्हापुर से जुड़ा हुआ है। मैं उनके सभी मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे साथ कोल्हापुर से डॉक्टर शिल्पा जी आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड आयुर्वेद। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे नागपुर की जानी मानी डॉक्टर सुनीता जी जोंगड़ से निवेदन करना चाहूंगा। सुनीता जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और शिल्पा जी को सादर आमंत्रित करें उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए। जय जिनेंद्र। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ शिल्पा जी माने, राजेश जी जैन, योगा डांस स्टूडियो, ज्योति बाफना, सरला जी जैन, मंजू शाह टोम्पे, आराध्या जी, स्वाति जी, अश्विनी जी सब जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को नमस्कार। आज का विषय हमारा ऐसा है कि योगा इन लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो ये तो इतना अनूठा विषय है क्योंकि जैसे भारतीय दर्शन शास्त्र में 9 दर्शनों को विशेष माना गया है, जिसमें से 6 आस्तिक दर्शन है और 2 आस्तिक नास्तिक द्वय है और 1 दर्शन नास्तिक दर्शन है। तो योग शास्त्र को आस्तिक दर्शन कहा गया है और सांख्य दर्शन जैसे 6 शास्त्रों में 6 दर्शनों में जो है वो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग दर्शन, ऐसे विभिन्न दर्शन है।
तो जिसकी सबसे ज्यादा इंडियन फिलोसॉफी में गणना की जाती है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन सारा सूत्र रूप में किया गया है और योग दर्शन सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में दिया गया है। जो सांख्य दर्शन कहता है वही योग दर्शन में प्रैक्टिकली बताया गया है। और योग दर्शन केवल दर्शन ना होते हुए एक लाइफस्टाइल है जिसे हम जीवन शैली कहेंगे। तो योग दर्शन में जिस तरीके से जो जीवन शैली दी गई है वो अगर हमने फॉलो की तो हमको जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां वो होगी ही नहीं। पर कहीं ना कहीं हमारा ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे हम वो सारी जीवन शैलियां भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद में सारे दर्शनों को से जो जीवन शैली, आहार, दवा, चिकित्सा, इसका जो वर्णन है वो सब कुछ वेदों में वो आयुर्वेद में संकलित किया गया है। इसलिए आयुर्वेद भी एक जीवन शैली बताई गई है। तो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन सी होती है? जो लाइफस्टाइल बिगड़ने से। फॉर एग्जाम्पल सभी अपने को यहाँ आज शिल्पा मैम बताने वाली है, फिर भी खास करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, बीपी, कैंसर, रोमेटिक डिसीजेस, ये सारी रोमेटिक डिसीजेस यानी जॉइंट्स पेन जो होता है, स्टीफनेस होता है, सुबह उठ के बॉडी स्टीफ हो जाती है, ये सारी जो बीमारियां है ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है। और इसमें हम अगर दवाइयां, एलोपैथी दवाइयों पे ज्यादा जोर देंगे तो वो हमें जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है कि हमने उसको जो दी गई है लाइफस्टाइल, जो आयुर्वेद में, जो योग में वर्णित लाइफस्टाइल है, वो अगर फॉलो करेंगे तो हम उन बीमारियों से दूर रहेंगे। और जिनको वो बीमारियां हुई है वो उनकी कंट्रोल में रहेंगी, उनके कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगे। क्योंकि सारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं आज वो सारे ये लाइफस्टाइल डिसीजेस की कॉम्प्लिकेशंस के वजह से सारे हॉस्पिटल फ्लरिश हो रहे हैं। तो मैं आज शिल्पा जी माने मैम को इनवाइट करती हूँ। काफी एनर्जेटिक मैम है और ये पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर से बिलोंग करती है, जिनका काफी सारा पढ़ाई का जो समय था वो गोवा के पास में सावंतवाड़ी है, वहां से इन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज किए हैं। तो इनको गोवा की लाइफस्टाइल भी पता है, सावंतवाड़ी की भी लाइफस्टाइल पता है। वहाँ काफी फॉरेनर्स आते हैं तो इन्होंने सब कुछ बहुत नजदीक से देखा है। पढ़ते समय ही हमको इंटर्नशिप में पेशेंट्स भी डील करने पड़ते हैं, तो इनको एक अच्छा अनुभव होगा ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और साथ ही मैम ने पीजी एमडी जो किया है वो इस्लामपुर से, वो भी कोल्हापुर से, उधर से ही किया है। और ये बहुत एक्टिव है, हमको दिख भी रही है, जो इनकी मुख मुद्रा है जो इतनी स्माइलिंग है कि ये कितना बहुत ही हैप्पीली ये सब कुछ करती है। और गर्भ संस्कार के इनके सेशंस होते हैं और हमेशा ही ये लोगों को जोड़ के रखती है कि किस तरीके से लाइफ, हेल्थ, लाइफस्टाइल और गर्भ संस्कार से अवेयरनेस पैदा करे। तो मैं, और इनका जो है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं आज शिल्पा जी माने मैम को इनवाइट करती हूँ कि वो हमें अपना उचित मार्गदर्शन करे और सारे एमपी के फिटनेस के हमारे जो मेंबर्स है उनको आपके नॉलेज से अनुग्रहित करे। थैंक यू। वेलकम शिल्पा जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओ मैडम। Thank you very much, Anand ji, Dr. Sunita ma'am ji, and MPK Fitness, शिल्पा all जी team members. Yes. अभी आज का हमारा विषय है आयुर्वेद एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आयुर्वेद एक वे है हेल्दी लाइफ के तरफ जाने का। वेरी इजी वे है जब हम आयुर्वेद को हमारे जीवन में इंक्लूड करेंगे तो उसका फायदा क्या क्या होगा कि आयुर्वेद में तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बताया ही गया है कि हम डिसीज प्रिवेंशन के लिए कोरोना के काल में सभी ने आयुष काढ़ा, कुछ घरेलू नुस्खे करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया, डिसीज को प्रिवेंट किया। तो इसे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए हम आयुर्वेद अपना सकते हैं। वैसे भी एक डिसीज का इलाज के लिए या बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आयुर्वेद जैसे पुरानी बीमारी में, जॉइंट में, इतने में ही काम करता है,
ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी बीमारियों में सभी एक अच्छे समय पे लिया गया या समय पे लिया गया तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे प्रिवेंशन हुआ, बीमारी का इलाज हुआ, वहां पे हम आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद के नुस्खे हम यूज कर सकते हैं। वैसे भी कोई बीमारियां रहती है, कैंसर जैसे बीमारियां, हार्ट डिसीज जैसे या किडनी फेल्योर जैसे बीमारियां होती है, वहां पे हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यस यस। तो प्रिवेंशन, क्योर एंड अवॉइड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी डिसीज, हम उसमें हम आयुर्वेद अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, हेल्दी लाइफ, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद हेल्थ हेल्थ में आयुर्वेद में क्या बोला है कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य पहले क्या होता है, तो शरीर, मन और आत्मा, जब ये दोनों संतुलित, तीनों संतुलित रहते हैं, तभी उसको हम परिपूर्ण तरह से स्वस्थ कहलाते हैं। देखो, आजकल के जैसे लाइफस्टाइल में, जैसे शरीर ठीक नहीं होता तो मन भी ठीक नहीं होता। आजकल मानसिक बीमारियां इतनी बढ़ रही है कि उसका पूरा इफेक्ट अपने बॉडी पे हो जाता है और उस डिसीज का कारण ही नहीं समझता, डॉक्टर लेबल करके भेज देते हैं कि ये सब आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मन का हमारे शरीर पे इतना असर हो जाता है कि बीमारी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीजें हमें संतुलित रखना है। और ये जब संतुलित नहीं रहते तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इसको हम दुरुस्त करने के लिए लाइफस्टाइल टूल्स रहते हैं। आयुर्वेद में ये 3 जरूरी टूल्स बताए गए हैं, जिसका हम यूज करके बहुत सारी बीमारियां हम अवॉइड कर सकते हैं और हमारा लाइफ हेल्दी बना सकते हैं। ये टूल्स है डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ये तीनों चीजें हम हमारे प्रकृति के हिसाब से, हमारे बॉडी के हिसाब से जब हम प्रॉपरली करते हैं, जैसे डाइट, हमें अच्छी तरह टाइम पे डाइट लेना है, सुपाच्य डाइट लेना है, वेरी लाइट टू डाइजेस्ट डाइट लेना है, नींद 7 से 8 घंटे लेना है, और एक्सरसाइज हमें मॉडरेट इसमें करना है कि बहुत ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ऐसे मॉडरेट लेवल पे हमें एक्सरसाइज करना है। तो ये प्रॉपर लाइफस्टाइल टूल्स है, ये सिंपल टूल्स है, लेकिन उसको हम जब सोचते हैं करने का तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई। तो ये लाइफस्टाइल टूल्स इस्तेमाल करके हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाता है, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस वेरी सिंपल थिंग है कि क्या है, जब हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, जीवन शैली अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, तो बहुत सारी बीमारी को हमें फेस करना पड़ता है। तो ये सब बीमारियां है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, स्ट्रोक मीन्स पैरालिसिस है, कैंसर है, पल्मोनरी डिसीज है, जैसे कोविड में जैसे अफेक्ट हुआ, निमोनाइटिस हुआ, लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, डिज्निया लंग के प्रॉब्लम्स हुए, डिप्रेशन आजकल बहुत दिखाई दे रहा है, और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, जैसे जॉइंट पेन्स है, बैक एक है, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज में आ जाता है। जब हम हमारा डाइट प्रॉपरली नहीं लेते, ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, जब ज्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी होती है, और कम लेते हैं तो हम अंडरवेट हो जाते हैं। लेकिन अंडरवेट से ज्यादा ओबेसिटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखो, कितनी सारी बीमारियां यहाँ पे दिख रही है आपको, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज, जॉइंट पेन, स्किन डिसीजेस, ये सब बीमारियां जो है, ये हमारे एक्स्ट्रा बॉडी वेट के कारण दिखाई देती है। एसिडिटी की जैसी प्रॉब्लम भी ओबेसिटी की वजह से होती है। आजकल लड़कियों में पीसीओडी, थायराइड, इनफर्टिलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि ये डिसीज क्या है, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बेसिक पहले ही बताया है कि आहार, निद्रा एंड व्यायाम, ये 3 चीजों
चीजों का इस्तेमाल करके, 3 टूल्स हम यूज करके सभी बीमारियों से हम निपट सकते हैं, या सभी बीमारियां हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, राइट। तो पहला है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या है? हार्ट और उसके ब्लड वेसल्स में जब कोई बीमारी होती है तो उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं। हार्ट के मसल्स है, इसमें हार्ट के वॉल्स है, ब्लड वेसल्स है, इसमें कुछ बीमारियां होती है तो ये सब हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें हम फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन लॉन्ग टर्म में हो जाता है तो आर्टरी में वो डिपॉजिट होने लगता है, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम कर देता है, तो इसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उसके हार्ट के मसल्स वीक होने लगते हैं और चलते समय हमें थोड़ा सा डिज्नी या हम ज्यादा टाइम पे चल नहीं सकते, स्टेप्स नहीं चढ़ सकते, इसमें हम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ये सब होने लगते हैं। तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें फैट कम लेना है, हेल्दीली खाना खाना है, सॉल्ट जो मीट है उसको हम डाइट में कम यूज करना है। और यहाँ पे सॉल्ट के बारे में बताते समय बोलते हैं कि हम यहाँ पे सी सॉल्ट के बजाय सेंधा नमक या सेंधव नमक, हम हिमालयन पिंक सॉल्ट हम जब यूज करते हैं तो उसका ज्यादा असर हो जाता है। हमारा वेट हमें अच्छी तरह, हमारा वेट हेल्दी रखना है। कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो इसको हमें बंद कर देना है। और मॉडरेट में, मॉडरेट मीन्स बहुत ज्यादा नहीं या बहुत कम नहीं, ऐसे एक्सरसाइजेस करना है। ब्लड प्रेशर को हमें अच्छी तरह मॉनिटर करना है। और जैसे हम फैट और ये जब डाइट प्रॉपरली करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें रिलैक्स रहना है और स्ट्रेस को कट डाउन करना है। तो ये सब लाइफस्टाइल हम अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? तो ये दो टाइप का रहता है, जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन ही हैम्पर हो जाता है, और सेकेंड में ये इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होने लगता है, सिंपल वे। तो टाइप 1 तो है, बचपन से रहता है, बाय बर्थ रहता है। लेकिन टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। आयुर्वेद में डायबिटिक के बारे में बोलते समय बोला है कि मधुमेह प्रमेह में आता है जब हम खाना खाते हैं और दिन में सोते हैं और खाने खाने के बाद हम एक जगह पे ज्यादा टाइम पे बैठते हैं, ये इसका प्रमुख कारण बोला है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है। जैसे हमारा डाइजेशन हैम्पर हो जाएगा, प्रॉपरली उसका जो हम डाइट लेते हैं उसमें ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह नहीं होगा, एक्सरसाइज कम होगी, तो हम प्री डायबिटिक और डायबिटिक में जरूर लैंड होंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि दोपहर का जो हम सोते हैं उसको अवॉइड करना है। खाना खाने के बाद ऐसे सीडेंटरी लाइफ नहीं रखना है, थोड़ा सा वॉक करना है हल्की तरह, और डेली हमें 60 मिनट तक का एक्सरसाइज करना है, जैसे बॉडी में स्वेटिंग हो जाए और जो कुछ भी ग्लूकोज है बॉडी का उसका यूटिलाइजेशन मसल प्रॉपरली कर किया जाए तो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपॉजिट नहीं होगा। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। जैसे कि डायबिटीज में जैसे ओनली ब्लड शुगर इंक्रीज नहीं होती, उसके साथ वो मसल पे अफेक्ट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करता है, और उसके बाद वो पैरेलली हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस वो अपने साथ लेके जाता है। तो इसीलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? जैसे बोला हेल्दी वेट तो रखना ही है, जो कुछ भी बैड हैबिट्स है वो कम करना है, एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल पे करना है, वॉकिंग करना है, और हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है। जैसे मैंने बोला कि सीडेंटरी लाइफ है, डाइट हमें रेगुलरली अच्छी तरह खाना है, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, द कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट लेवल पे फैट,
एंड हमें फाइबर डाइट इसमें ज्यादा इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जैसे आपकी प्रकृति है, जैसा आपका स्टेमिना है, उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है। बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगी कि कितना एक्सरसाइज हमें जरूरी है। प्रो मीन्स पैरालिसिस, जैसे कि बोले कि फैट का डिपोजिशन जब ज्यादा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, तब हमारे ब्लड वेसल्स पे ज्यादा उसका प्रेशर आने लगता है और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम कर देती है, या जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो हिमोरेज मीन्स वहां पे ब्लीडिंग होने लगता है और ब्रेन का फंक्शंस हैम्पर हो जाता है। जिस जगह का या जिस एरिया का फंक्शन अफेक्ट हुआ है, उस टाइप में वो आपके बॉडी में अफेक्ट करेगा। किसी का हाथ को अफेक्ट करेगा, वन साइड को अफेक्ट करेगा, ओनली फेस को अफेक्ट करेगा। तो ये पैरालिसिस के टाइप है और जितना आपका ब्लड क्लॉट या हिमोरेज का लेवल है, उतना आपके बॉडी पे उसका असर आने लगता है। देखो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण सेम है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें एक ही इसमें आती है। हर एक के लाइफस्टाइल और हर एक के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस बीमारी को अफेक्ट करे। तो सेम हमें क्या करना है, वेट रिडक्शन करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ज्यादा इंक्लूड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और जिनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनका रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेकअप करना है और उसके लिए क्या करना जरूरी है वो देखना है। कुछ लोग और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर ज्यादा इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब आप ये कंट्रोल में नहीं रखते तो स्ट्रोक जैसी भयंकर बीमारी को आप अफेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलरली आप अपना बीपी चेक करवाओ, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाओ, और उसके हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि क्योर ऑफ द डिसीज के लिए आप आयुर्वेद जरूर हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक जैसे बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको अवॉइड करने में भी आपको आयुर्वेद मेडिसिन जरूर हेल्प करें। तो आयुर्वेद मेडिसिन है जो आप इसमें हाइपरटेंशन में पैरेलली ले सकते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला कि शरीर और मन ये पैरेलल हमें मेंटेन करना है। शरीर का भी स्वास्थ्य और मन का भी स्वास्थ्य हमें अच्छी तरह मेंटेन करना है। जब मन स्वास्थ्य में नहीं रहता तो शरीर के भी फंक्शंस या बॉडी फंक्शंस भी बिगड़ जाते हैं और डिप्रेशन जैसे बीमारियां आने लगती है। आजकल ये तो बहुत कॉमन है डिप्रेशन, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड है। कोविड के फेज में ये बीमारियां ज्यादा बढ़ी है। वर्क फ्रॉम होम, इसकी वजह से भी डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं और इतने सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स लेके ये डिप्रेशन आगे आ रहा है। कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे सिचुएशंस में गए हैं, जॉब के प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है बहुत सारे लोगों को, तो रिलेशनशिप ट्रबल्स में है। तो ऐसे में ये डिप्रेशन आ जाता है। तो डिप्रेशन के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला कि डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये तीनों चीजें जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि मन का पोषण कैसे होता है, कि मन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? मेडिटेशन और योगा तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन मन का स्वास्थ्य, मन का पोषण कैसे करें, वो भी बहुत जरूरी है। शरीर और मन पैरेलली वर्क करते हैं, एक का फंक्शंस कम हो गया तो दूसरा अफेक्ट होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सात्विक फूड पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। मन के भाव होते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वैसे भी ये जो डाइट है वो सात्विक डाइट, राजसिक डाइट और तामसिक डाइट, ये तीनों टाइप का आता है। जिस प्रकार का हम डाइट लेंगे, उस प्रकार का उसका अफेक्ट हमारे मन के ऊपर रहेगा। उस जिस प्रकार का डाइट लेंगे उसका भाव ज्यादा बढ़ेगा।
तो देखो सात्विक डाइट हमें हमारे डेली लाइफ में या डेली रूटीन में इंक्लूड ज्यादा करना है, सात्विक और राजस। सात्विक डाइट क्या है? जो डाइट फ्रेश है, जो मील जैसे फ्रेश फूड, टाइमली खाना है, जिसका टाइम है जैसे 10 से 12 बजे लंच का टाइमिंग है, रात को 6 बजे से 7:30 बजे का टाइम है जो डिनर का टाइमिंग है। तो इस टाइम पे हमें खाना खाना है, फ्रेश फूड टाइम पे खाना है। फ्रेश फूड आप रात को 2 बजे खाओगे, दोपहर को 2 बजे खाओगे, वो तामसिक में चला जाता। तो हमें फ्रेश फूड टाइम पे खाना है, ये सात्विक में आ जाता है। दूध, घी, हाँ, जो कुछ भी रेगुलर हम घर में पकाते हैं, सब्जियां, फ्रूट, ये सब सात्विक में आ जाता है। और तामसिक में क्या आता है? बासी खाना, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, फर्मेंटेड फूड, जैसे हम उसको इडली डोसा उत्तपा, जो जो चीजें हैं जो हमारे प्रॉपर इधर की नहीं है, साउथ इंडियंस खा सकते हैं क्योंकि उनका वो लोकल फूड है। लेकिन हम यहाँ पे जब उसका ज्यादा अप्लाई करेंगे हमारे लाइफ में, तो ये तामसिक में आ जाता है। तो फर्मेंटेड फूड, पैक्ड फूड, कभी भी खाना, रात को 2 बजे खाना, दोपहर को 2 बजे खाना, 4 बजे खाना, ये जो टाइम पे आप नहीं खाते वो सब तामसिक में आ जाता है। और आपके बॉडी में तमस भाव ज्यादा मन में तैयार होने लगता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या करना है हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सात्विक और राजसिक फूड को ज्यादा हमारे लाइफ में इंक्लूड करना है और तामसिक फूड आपको अवॉइड करना है। तो और इसके साथ आप योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन को फॉलो करो, तो डिप्रेशन नहीं होगा, और डिप्रेशन है तो इजीली वो क्योर होगा। तो हेल्दीली ईटिंग हैबिट्स रखना है आपको, एक्सरसाइज करना है, वेट लॉस करना है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। दिन में 20 मिनट्स आपके खुद के लिए आपको देना है। 20 मिनट्स प्रॉपरली हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होगा? मेडिटेशन में देखो, दिन में एक ऐसा एक सेकंड भी नहीं रहता टाइम पे हम सोचते नहीं रहते। जितना हम सोते हैं उतना ही टाइम शायद हमारा ब्रेन शांत रहता है। लेकिन आजकल हम शायद सोते में भी हम बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है और ये इंप्रेशन रात को आने लगते हैं, बड़े बड़े अलग अलग से हमें ड्रीम्स आने लगते हैं, राइट। और 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे नींद ही नहीं पूरी, राइट। तो उसके लिए क्या करना है? डेली हमें 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में हमारा माइंड क्लीनअप में चला जाता है। तो कुछ भी अच्छे बुरे इंप्रेशंस हमारे मन में पूरे दिन में या पास में उसके ऊपर है इंप्रेशंस, वो सब क्लीनअप में चले जाते हैं। तो देखो कभी कभी मेडिटेशन में इतने इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा माइंड ना क्लीनअप में चला जाता है, तो कुछ भी इंप्रेशन है वो सब डिलीट में चला जाता है। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। स्लीप, जस्ट आप प्रॉपरली 20 मिनट्स मेडिटेशन करोगे तो रात की नींद आपको अच्छी आएगी, विदाउट एनी ड्रीम या ऐसे बुरे ख्याल में जिसका इंप्रेशन, जैसे मैंने बोला कि रात को आने लगते, ऐसे आपको साउंड स्लीप अच्छी तरह आने लगी। तो यहाँ पे देखो स्लीप के बारे में क्या लिखा है। प्रॉपर स्लीप हाइजीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिप्रेशन ट्रीटमेंट प्लान। Having a calming bedtime routine that helps you wind down and following a consistent sleep. काम स्लीप, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप आपको कितनी चाहिए? 7 से 8 घंटे हमारा साउंड स्लीप चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 1 बजे सोए और सुबह 9 बजे उठे, 8 घंटे का स्लीप हो गया। नहीं, इसका भी बहुत टाइमिंग है। हर एक चीज का टाइमिंग आयुर्वेद में बोला है। हमें हमारे दादा दादी भी फॉलो करते थे अच्छी तरह कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, तो ये प्रॉपरली फॉलो होना है। तो स्लीप के लिए हमें 10 साढ़े 10 बजे सो के सुबह जल्दी उठना है। आपका हेक्टिक शेड्यूल है तो आप 7 बजे से पहले उठ सकते हैं। उठ के आपको योगा, एक्सरसाइज, ये सब रूटीन में रखना है। जब आप प्रॉपरली इस टाइम पे स्लीप लोगे, 7 बजे से पहले उठोगे, तो आपका गट लाइफ मीन्स
कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी है जो रहती है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है, वो भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप रात को 1 बजे सोओगे, सुबह 10 बजे उठोगे, तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। तो ये सब चीजों के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप आपके फिजियोलॉजिकल साइकिल को, बॉडी के फिजियोलॉजिकल साइकिल को प्रॉपरली मेंटेन करता है। मेडिटेशन एंड स्लीप आपके ब्रेन के ऊपर, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अच्छी तरह काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है, बॉडी के ग्लैंड्स है, ऑर्गन्स है, उसको वो स्टिमुलेट करते हैं। और इसका फंक्शन, जितना आप मेडिटेशन स्लीप अच्छी तरह लोगे, प्रॉपरली मेंटेन होगा, तो आपका डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब अपने आप क्योर हो जाएगा। तो देखो, मैंने अभी बीच में ही बोला कि ये कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों बोला? क्योंकि जब आपका गट क्लीन नहीं होता, आंतड़ियाँ क्लीन नहीं होती, तो हमारे जो कि बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जो गट के यहाँ से एब्सॉर्ब होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी हम अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन गट प्रॉपर क्लीन नहीं होता, तो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होने लगता है और उसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम कम होने लगता है और आपको जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन जैसे प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। बहुत सारी अर्ली एज में हमें लिगामेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं। थोड़ा सा रनिंग नहीं किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा हो गया, तो लिगामेंट इंजरी होने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है वो एब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आता है प्रॉब्लम? क्योंकि आपका गट क्लीन नहीं है। हम्म। तो ये सब इनडायरेक्टली, जैसे मैंने बोला है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आप सोचते हो कि ये जॉइंट पेन वगैरह लाइफस्टाइल बीमारी में क्यों आएगा? वेट ज्यादा होता है तो आपके मसल्स पे उसका प्रेशर आता है, बॉडी में एब्सॉर्प्शन कैल्शियम और आयरन का अच्छी तरह नहीं होता, तो मसल्स आपके वीक होने लगते हैं, लिगामेंट्स वीक होने लगते हैं और आपको जॉइंट पेन, बैक पेन आपको होने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी अर्ली एज में आप जब प्रॉपरली कैल्शियम और न्यूट्रिशन नहीं लेते, तो अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी आपको होने लगती है। और एक चीज है कि जैसे एक्सरसाइज जितना आप करोगे, उतना आपके मसल्स और लिगामेंट स्ट्रांग होंगे। जॉइंट के बाजू में मसल्स, लिगामेंट्स और जॉइंट के बीच में जो वंगन या ऑयल रहता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसको एक्टिव रखने के लिए, उसका फंक्शंस प्रॉपर रखने के लिए, उसका सिक्रेशन प्रॉपर रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने बोला है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज कितना करना जरूरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कितना करना है, आपके बॉडी के हिसाब से करना है, प्रकृति के हिसाब से करना है। आप पतले हो, ओवर एक्सरसाइज मत करो, और बहुत बड़ा वेट है, ओवर एक्सरसाइज मत करो। मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज करो, जितना आपका बॉडी में स्वेटिंग हो उतना आप एक्सरसाइज करो। ओवर स्वेटिंग से भी कैल्शियम कम होता है, पोटेशियम कम होता है, वीकनेस आने लगता है, मसल्स वीक होने लगते हैं। तो आपको मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज के बाद अच्छा डाइट लेना है, तो उसको जो कुछ भी लॉस है उसको कोप अप करे, राइट। तो एक्सरसाइज से क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स इंजरी नहीं होंगी और हमारे लिगामेंट्स, मसल्स अच्छी तरह डेवलप होंगे। तो ये जो कुछ भी बीच बीच में छोटे छोटे लिगामेंट इंजरीज या मसल इंजरीज होते हैं वो नहीं होंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने बोला कि हम साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन उसमें एक्टिव करते हैं या साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नली आप अपने बॉडी को ऑयलिंग करो, तो जो कुछ भी वियर एंड टियर होता है मसल का डेली रूटीन में, तो वो झट से भर जाएगा। तो आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से तिल का, आलमंड का तेल, हाँ सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं डेली। जो कुछ लोग आप जिम में जाते हो या फील्ड में ज्यादा फिजिकल वर्क जिनका रहता है, वॉकिंग जिनका ज्यादा रहता है काम की वजह से, उन लोगों को डेली ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब दिनचर्या में आता है। जैसे आयुर्वेद में बोला है कि दिनचर्या क्या है, आहार कितना लेना है, नींद कितनी लेनी है, एक्सरसाइज क्या करना है, और ये छोड़ के आपको बॉडी ऑयलिंग, नस्य, ये छोटी छोटी चीजें हमें दिनचर्या में इंक्लूड करने के लिए बोली है। तो इसमें ऑयलिंग
दिनचर्या का एक पार्ट है, तो आप बॉडी लिंक करो जिनका फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो आप मसल इंजरी अवॉइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में WHO ने बोला है कि मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम लिखा है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम आप 60 मिनट पर डे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बच्चों को या अर्ली एज में ही एक्सरसाइज की आदत लगना बहुत जरूरी है, तो बचपन से ही मसल्स और लिगामेंट्स और बोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। तो डेली 60 to 90 मिनट्स में आप एक्सरसाइज करोगे डेली, तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होगी और इम्यूनिटी अच्छी मेंटेन होगी। तो एक्सरसाइज में क्या करना है, जिम में जाना है, ऐसा कुछ नहीं, आप घर पे भी एक वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, गार्डनिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसमें सभी टाइप का एक्सरसाइज आप एक साथ कर सकते हो। और उसके बाद आपको योगा फॉलो करना है। योगा वर्ल्ड वाइड सब लोग करते हैं और योगा एक ऐसा है कि यहाँ पे कम मसल इंजरी होती है और अच्छा माइंड और बॉडी के दोनों के ऊपर एक साथ काम करता है। तो योगा बहुत जरूरी है। उसके बाद आप प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये आप जरूर करवाओ। तो देखा हमने कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये है और इसका कारण क्या है, डाइट एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं लेते तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फिर भी आपको ये नहीं चाहिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के मुझे हाइपरटेंशन नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, तो क्या करना है, तो रेगुलरली आपको आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके नाड़ी परीक्षण करना है, आपकी प्रकृति जान के लेनी है कि क्या आपकी प्रकृति है। जैसे मैंने मेरे लेक्चर में अभी आपको समझ में आ गया कि मैं हर टाइम पे बोलती है कि बॉडी टाइप प्रकृति ये क्या है। आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, नाड़ी परीक्षण कराओ, आपकी प्रकृति जान लो और इसके हिसाब से आपकी दिनचर्या रखो। दिनचर्या मैंने बोला कि आपका डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब नाड़ी परीक्षण के बाद आप जान लो। और एवरी 6 मंथ्स आपके बॉडी में जो कुछ भी टॉक्सिन जमा रहते हैं उसको क्लीन अप करो। मींस क्लींस एंड डिटॉक्स योर बॉडी एट इंटरवल ऑफ एवरी 6 मंथ्स, उसको हम पंचकर्म बोलते हैं। योगा में भी डिटॉक्स बोला है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि पंचकर्म, क्योंकि उसमें बॉडी ऑयलिंग रहता है, आपके हिसाब बॉडी टाइप के हिसाब से हर एक का पंचकर्म अलग रहता है, तो उसके हिसाब से आप पंचकर्म करवाओ, बॉडी डिटॉक्स करवाओ, नाड़ी परीक्षण करवाओ। ये जब आप करते हो ना बॉडी डिटॉक्स पंचकर्म से, आई गारंटी यू कि कोई भी बीमारी आपको छूकर भी नहीं जाए। तो एवरी 6 मंथ्स बॉडी क्लीन करो, तो आप मोर देन 100 years विदाउट एनी डिसीज आप आराम से ये हेल्दी लाइफ फॉलो कर सकते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इतना सब करने के लिए टाइम नहीं है, कब एक्सरसाइज करे, कब टाइम पे खाना खाए। चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है, व्हाट फिट्स योर बिजी शेड्यूल, बेटर एक्सरसाइजिंग 1 hour a day और बीइंग देयर 24 hours a day, ये आपका चॉइस है कि आपको हेल्दी रहना है या टैबलेट्स का बॉक्स लेके दिन भर वो खाना है या हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करना है। इट इज टोटली योर चॉइस। थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सारी बातें बताई। तो मैं कुछ बातें इसमें हमारे प्रेक्षा ध्यान लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में क्या कहता है। प्रेक्षा ध्यान एक संपूर्ण पद्धति है। आपने जो बातें बताई सारी की सारी बातें उसमें कवर की जाती है। प्रेक्षा ध्यान के प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र बताए गए। 5 सूत्र, इन सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं तो इसमें सारा आ जाता है। पहला सूत्र है भाव क्रिया। भाव क्रिया का मतलब है वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। आप भाव क्रिया में रहोगे तो डिप्रेशन में अभी कभी नहीं जाएंगे, आप तनाव में नहीं जाएंगे, वर्तमान में रहेंगे, ना भविष्य की चिंता, ना पास्ट जो बीत गया उसकी चिंता, वर्तमान में रहना। दूसरी सूत्र है प्रतिक्रिया वृत्ति, रिएक्शन नहीं करना। रिएक्शन करना हमारे सबसे
आज बहू ने कुछ कह दिया, सास को रिएक्शन होता है, सास ने बहू को कुछ कह दिया, रिएक्शन हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, किस लिए होता है? रिएक्शन के कारण होता है। तो प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया से मुक्त रहना, ये हमारा दूसरा सूत्र बताया गया। तीसरा सूत्र है मैत्री, मैत्री यानी प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। चौथा सूत्र जो है, आपने जो बात बताई, मित आहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आहार जो आपने बताया, आहार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। मित आहार जो हमारा चौथा सूत्र है। और पांचवा सूत्र है मित भाषण। मित भाषण यानी मौन नहीं कहा गया, कई ध्यान पद्धतियों में पूर्ण मौन बताया गया, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में कहा गया है उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बोलने से हमारी कितनी एनर्जी चली जाती है हम जानते हैं, फिर भी हम अनावश्यक बातें करते रहते हैं। तो इन 5 सूत्रों को अगर हम अपना लें तो हम हमारे दिनचर्या बिल्कुल सही हो सकती है। और प्रेक्षा ध्यान के जो 4 सहायक अंग बताए गए, सहायक अंग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, 4 सहायक अंग। तो इसमें आयुर्वेद में जैसे आपने बताया पूरी प्रक्रिया, इसी तरह हमारे प्रेक्षा ध्यान में भी जो सहायक अंग बताए उसमें योगा भी आ गया, प्राणायाम भी आ गया, मुद्राओं का प्रयोग भी होता है और ध्वनि का प्रयोग भी। तो एक प्रेक्षा ध्यान कंप्लीटली एक साइंटिफिक मेडिटेशन पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। हम प्रयोग करवाते भी है, हमारे साथ बहुत से भाई बहन हमारे जुड़े रहते हैं, सुबह सुबह की क्लास में करते भी है। जो करते हैं आज निश्चित है, आज इतना कोरोना के डर से लोग भयावह, लेकिन हमारे प्रेक्षा ध्यान करने वाले साधक साधिकाओं को कभी प्रेक्षा ध्यान कोरोना से डर नहीं लगा, घबराए नहीं और आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो प्रेक्षा ध्यान अपनाइए। मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कंचन जी है, डॉक्टर सुमिता जी है, सब प्रेक्षा ध्यान करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे जो प्रेक्षा फाउंडेशन है, प्रेक्षा ध्यान की ट्रेनिंग अभी जन जन को दे रहे हैं। और कल 14 तारीख, कल से भी एक सेशन चालू हो रहा है, 10 दिन का कोर्स होता है, तो 6:30 से 8 बजे। तो आप अगर उसमें ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिंक मैं आपको भेज सकता हूँ। वीडियो आपको ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, कोई अगर करना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम और ज्यादा समय हमारे पास अभी नहीं बचा हुआ है, तो मैं सब जिनकी भी कोई जिज्ञासा हो तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे सबके अंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपने तो सब डिसीज कवर कर लिए और दिनचर्या अगर सबने फॉलो की तो उनको बहुत कम डिसीज होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो आपकी बातें जो आप तो बातें कहना चाहती है शायद मेरे ख्याल से है वही बातें हैं शिल्पा जी ने बताई, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में है जो बताइए। आप अपनी तरफ से कुछ अगर कहना चाहो तो 1 या 2 मिनट में आप कह सकते हो, नहीं तो फिर हम दूसरे भाई बहन को अभी हाँ, आपने शिल्पा जी ने तो बताया था बासी फूड के बारे में। बहुत सी लेडीज का यही प्रॉब्लम होता है कि जो पहले दिन का बासी खाना है दूसरे दिन सुबह खा लेती है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होती है। बासी खाना पचाने में 6 घंटे लग जाते हैं और नॉर्मल खाना पचाने में 3 घंटे। तो उसकी वजह से हमारे बड़ी आंत है उसमें बहुत लोड होता है और गैस की तकलीफ ज्यादा होती है। तो बासी खाना सबने टोटली अवॉइड करना चाहिए। हम जब पकाते हैं तो वो खाना 4 घंटे तक ही उसको फ्रेश मानना चाहिए, 4 या 5 घंटे तक। तो वो ध्यान रखें बस जी। देखिए हमारे प्रेक्षा ध्यान की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें ये बातें क्लियर बहुत अच्छे से समझाई जाती है, किस खाने को पचाने में कितना समय लगता है। हम फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, उसको पचाने में कितना टाइम लगता है, रोटी खाते हैं तो उसको पचने में कितना टाइम लगता है, और तली हुई चीजें अगर हम खाते हैं तो उसको पचने में कितना टाइम लगता है। ये सब चीजें एक एक पॉइंट हमको क्लियर करके समझाया जाता है। तो हम जानते हैं कि तली हुई चीजें खाते हैं तो उसमें पचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं। जो चीजें तली हुई है जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, ये सब चीजें हम अगर खाते हैं तो उसमें पचाने में, पाचन होने में 8-9 घंटे लगते हैं। साधारण आहार हम चावल रोटी खाते हैं तो उसमें 4-5 घंटे में पचता है। फ्रूट सलाद 2 या 3 घंटे में पच जाता है।
तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए भी हम जो आहार ले रहे हैं ज्यादा टाइम जिसमें पचने में लगता है, हम खाना खा के सो जाते हैं, खाना खा के सो गए, हमारा पाचन हुआ नहीं तो सड़ान पैदा होगी, सड़ान पैदा होगी तो सारी बीमारियां अपने आप हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। तो क्या खाना, इसका ज्ञान आपने शिल्पा जी आपने भी बताया, कब खाना 6:30 से 7 बजे जो जैन धर्म में बताया गया सूर्यास्त से पहले खाना, इसका साइंटिफिक रीजन समझ में आ रहा है अभी सबको। हर लोगों की लाइफस्टाइल अभी कुछ बदल भी रही है और जो फास्ट फूड के तरफ जो झुकाव हुआ था अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ काफी लोगों में कम भी हो रहा है। आयुर्वेद जन जन तक पहुंच रहा है और पूरी दुनिया इसे अपना रही है आयुर्वेद को। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। शिल्पा जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया जो भी आप आज आपने दिया, बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया, हर किसी को समझ आया और आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। और बहुत ये कम सब समय में बहुत अधिक समझाना। कम समय में, राइट, हाँ सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया जानकारी दी आयुर्वेद की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हाँ, सरला जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। सरला जी बोलिए। सरला जी मदान। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, मगर मुझे नींद का प्रॉब्लम आता है, नींद नहीं आती जल्दी। तो जैसे बेसिक मैंने बोला कि आप डाइट पर कंसंट्रेट करो कि कैसा डाइट है आपका। हाँ, जैसे इजी डाइजेस्टेड होना चाहिए डाइट आपका। हाँ, और ज्यादा आप राइस और घी ज्यादा इस्तेमाल करो और मेडिटेशन देखो आप प्रॉपरली 20 मिनट्स अच्छी तरह करो। जी हाँ, करती हूँ, वही मुझे लग रहा बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ना जल्दी भी उठूँ ना तो नींद नहीं आती है, फिर फ्रेश नहीं लगता है। यस, थोड़ा सा वात इम्बैलेंस की वजह से और पित्त जी। थोड़ा है बॉडी में तो भी नींद का प्रॉब्लम आता है। जी तो जी देखो उस हिसाब से आप प्रॉपरली देखो, पित्त ज्यादा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। हाँ, जी, थैंक यू मैडम, यस। थैंक यू सर। वात, जिनको अगर किसी को वात की ज्यादा अधिकता है तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में, मतलब क्या क्या जरूरी उपाय बताइए। यस, वात इम्बैलेंस बहुत सारी चीजों से होता है। जैसे वात इम्बैलेंस के कुछ कॉजेस बताए गए हैं कि हेवी एक्सरसाइज जब आप करते हो, नींद कम लेते हो, हाँ। और वात डाइट जिसमें हम स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स जिनको वात का प्रॉब्लम है वो लोगों को वात ठंडी चीजें, स्प्राउट्स, ओवर एक्सरसाइज, ज्यादा सोचना, ये कम करना है। तो इससे उन लोगों को मैम स्प्राउट्स नहीं लेना, नहीं लेना है। स्प्राउट से वात ज्यादा बढ़ता है और बॉडी ऑयलिंग उनको करना जरूरी है। बॉडी को ऑयल लगाओ, जितना आप ऑयल लगाओगे। हाँ, और एक बार जाके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करो कि ये वात ही है या उसके साथ कोई अलग सा और दोष है, तो वो ज्यादा आपको गाइड करेगी। लेकिन डाइट में आपको ठंडी चीजें, दही एंड स्प्राउट्स आपको नहीं लेना है। जी, बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। कितने घंटे में बासी होता है वो पता चला, नहीं तो वो इतना पता था फ्रेश फूड खाना है चाहे ये फ्रेश फूड है, लेकिन वो कितने घंटे तक ताजा रहता है वो आज पता चला। बहुत अच्छी जानकारी मिली। जय जिनेन्द्र। सरला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। शिल्पा जी ने बहुत अच्छा बताया सब, डाइटिंग कैसे करना, डायबिटीज के लिए क्या करना, सब तरीका बता दिया। प्रेक्षा ध्यान और वो मेरे को भी एक जैसा ही लगा। बहुत ये मैडम अभी जिन्होंने आपका परिचय दिया उनकी मम्मी है। ओह, नमस्ते। नमस्ते। आप बहुत सब लोग अच्छे, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला कि मैं तो इतना प्रोत्साहित हुई आप सबसे मिलके कि इतना डेली आपका इतना अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेक्चर्स होते कंटिन्यू। आनंदमय जी और अलका जी सबको मिला रहे हमको। सबको अलग अलग बाहर से, इंडिया के बाहर से, इंडिया से सबको मिला रहे हमसे। बहुत बढ़िया, सब गुरुदेव की कृपा है। सर मैं स्वाति जादवर बोल रही हूँ औरंगाबाद से। हाँ बोलिए स्वाति जी। सर मुझे मैडम से पूछना था कि वेट कम करने के लिए दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए परफेक्ट।
तो पहले वेट कम करने के लिए आपको टाइम पे खाना है, हाँ। और आपको कैलोरीज कम करनी है, जैसे जितना आप खाते हो। अभी आपका वेट कितना है? नहीं, मुझे नहीं करना है, मेरे पास कुछ साधक आते हैं, मैं योगा क्लासेस लेती हूँ। ओके, उनको उतना ही बोलना है, जैसे मैंने बोला कि हेवी टू डाइजेस्ट फूड आपको अवॉइड करना है, हाँ। जितना आपका इजी डाइजेस्ट हो उतना ही फूड आपको इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स एक्सरसाइज, हाँ। उसमें आपको जैसे बॉडी में स्वेटिंग हो जाए उतना एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वेट लॉस में नींद भी बहुत जरूरी है। आपका नींद कम हो रहा है तो भी वेट लॉस में प्रॉब्लम आता है। तो 7 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। और उनका खाने का टाइमिंग देखो, मैंने बोला है जैसे 10 से 12 बजे तक आपका लंच टाइमिंग है, डिनर टाइमिंग 6 to 7:30। तो इसके बीच में जब आप खाना खाते हो तो फैट डिपोजिशन और उसका जो कन्वर्जन ऑफ फैट है वो कम होता है, और बाकी के न्यूट्रिशंस में ज्यादा उसका कन्वर्जन होता है डाइट का। तो ये टाइमिंग्स भी बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ आप क्या खाते हो उसके। और जब आप लोकल फूड ज्यादा इंक्लूड करते हो, जैसे कि वहाँ पे ज्वारी या बाजरे की रोटी चलती है, तो ज्वार तो बहुत अच्छा है, ज्वार बाजरी। आप गेहूं का फूड अवॉइड करो। ओके, थैंक यू मैम। स्वाति जी, जो एक बात इसमें मैं और ऐड करूं, तो आप बताए जो 6:30 से 7 बजे 7:30 तक खा लेते हैं खाना, तो हमें 3 या 4, हम 10 बजे से पहले तो कोई सोने जाते नहीं है, तो 3 या 4 घंटा हमें मिल जाता है। ये 3 और 4 घंटा हमारा पाचन जो है, इसमें जो हम हल्का खाना खाते हैं तो 3-4 घंटे में पाचन आराम से हो जाता है। खाना चाहिए। हाँ, तो आप खाना के बाद 3 घंटा 4 घंटा हमें सोना नहीं चाहिए। तो हम रात को अगर 10 बजे खाना खा के सीधे सो जाएंगे तो उसमें तो हमारा शरीर में नुकसान होना ही है। उसमें सारी बीमारियां भी आएगी, वजन भी बढ़ेगा, टेंशन और हमारा तनाव भी बढ़ेगा। सुबह हम जब उठेंगे तो हम शरीर में एक एनर्जी महसूस नहीं कर पाएंगे, कारण हमारा पाचन सही से हुआ ही नहीं। हम खाना खाए और सो गए, तो पाचन हमारा, जब हम सो जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना जिसमें स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। तो हमें सूर्यास्त के आसपास खाना खा लेना बहुत जरूरी है। तो आपने, शिल्पा जी ने भी बताया और हम भी बताते रहते हैं, और जो हमारी आहारचर्या शिक्षा जहाँ में बताई गई है कि खाना खाने के कम से कम, हम शाम को हल्का खाना खाते तो भी हमें 3-4 घंटा तक जागते रहना है, सोना नहीं है। तो रात को लेट नाइट को हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे तो बीमारियां का आमंत्रण हम खुद दे रहे हैं। तो इस बात, बहुत ही बढ़िया जानकारी शिल्पा जी हमारे सभी साधक साधिकाओं को मिली आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापन करता हूं। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे, सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, तो हमें रीढ़ की हड्डी अगर हमारी स्टेडी हो जाएगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हम जो वर्क फ्रॉम होम या स्कूलों की जो क्लासें भी होम घर से हो रही है, तो बच्चों को भी मैं देखता हूँ लेटे लेटे पढ़ते हैं, आड़े टेढ़े बैठ के पढ़ते हैं। स्कूल में जाते हैं तो कम से कम कुर्सी में बैठ के पढ़ते हैं, तो उनका मेरुदंड थोड़ा तो सीधा रहता है। लेकिन अभी घर से जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई है, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत विपरीत असर हम पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान बहुत कम रहता है। तो मेरुदंड हमारा सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल। मेरुदंड सीधा रहेगा तो हमारे शरीर से आधी बीमारियां तो वैसे ही निकल जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए मेरे साथ साथ सीधे बैठते हुए आप उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य अनंत का, आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद अनंत का, शक्ति का अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर सागर लहरा लहरा रहा रहा है। इसका है। साक्षात्कार इसका करना ही साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ शांतिमय हो, भावनाओं के साथ के साथ ओम कृतज्ञ शांति 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 शांति। शांति।